नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम। तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं या राजनीति शास्त्री होते हैं, राजनीतिक विद्वान होते हैं, उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, उन्होंने गवर्नमेंट को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो यूनिटरी और दूसरी फेडरल। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट यूनिटरी है और कौन सी फेडरल है? तो ये पता लगाने के लिए वो देखते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से वो पता लगाते हैं कि कौन सी ये गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। किसी भी राष्ट्र की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, यूनिटरी है या फेडरल है। तो सबसे पहले तो समझो कि यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी होती है और फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है। डेफिनेशन के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, जहां सभी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास में होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती। और कहीं कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो वो उसको थोड़ी बहुत ही ऑटोनॉमी मिलती है, वो भी नेशनल गवर्नमेंट ऑटोनॉमी देती है, अथॉरिटी देती है। इसके अलावा अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई भी पावर नहीं दी जाती, ना उन्हें कोई राइट होता है इतना, ना इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। कुछ सब्जेक्ट सेंटर के अंडर होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट स्टेट के अंडर होते हैं। कुछ एरियाज को सेंटर को कंप्लीट करना होता है तो कुछ वर्क स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीट करना होता है। दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्रों को करने में इंडिपेंडेंट होते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के काम करते हैं, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने समझ ली है। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले तो देखेंगे कि यूनिटरी जो गवर्नमेंट है वो कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज में अपनाई जाती है और फेडरल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कंट्रीज में अपनाई जा रही है। यूनिटरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है, फ्रांस में, जापान में, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है। और यूएस में फेडरल गवर्नमेंट है। यूएस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अर्जेंटीना, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है। यानी कि वहाँ स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है। दोनों के अलग अलग एरियाज हैं काम करने के। तो जो फेडरल मॉडल होता है, फेडरल मॉडल में नेशनल गवर्नमेंट को और किन किन नामों से जाना जाता है? नेशनल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और जो नीचे ले स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट होती है, रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में। थोड़ा कंपैरेटिवली बात करेंगे। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, दूसरी तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। दोनों को कंपैरेटिव वे में हम बात करेंगे, दोनों के फीचर्स के बारे में।
तो फर्स्ट जो फीचर होता है फेडरल गवर्नमेंट का वो है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट यानी कि ऊपर सेंटर यूनियन गवर्नमेंट और नीचे स्टेट गवर्नमेंट। डुअल मतलब दो सरकारें। तो ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल प्रांतीय गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। तो यहाँ डुअल गवर्नमेंट होना जरूरी है, क्योंकि फेडरल का तो मीनिंग ही यही है कि डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो कुछ पावर स्टेट के पास हैं, कुछ विषय स्टेट के पास हैं, तो कुछ सेंटर के पास हैं, नेशनल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, दो सरकारें। और यूनिटरी गवर्नमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, एंड ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। तो सभी पावर्स जो हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फीचर। सेकंड जो फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों है भाई, समझिए। मान लो एक बिजनेस को दो पार्टनर कर रहे हैं, तो दो पार्टनर कर रहे हैं तो पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट रहेगा, कुछ उनके बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम बनाए जाएंगे, कुछ खाते बनाए जाएंगे, कुछ हिसाब किताब रखा जाएगा। तो मान लो दो सरकारें हैं, यूनियन और स्टेट, तो यूनियन और स्टेट को भी उनके पावर डिवीजन ऑफ पावर्स है, कुछ उनके सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं, तो उनको उनके बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना आए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट आने पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखा जाए और कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दिया जाए। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं रिटन और अनरिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी रह सकता है। ऐसा क्यों भाई, सिंगल गवर्नमेंट है, किसी को खाते नहीं दिखाने, कुछ नहीं देना, कोई किसी को हिसाब नहीं देना, और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है क्योंकि एक ही सिंगल गवर्नमेंट है। तो ऐसे में वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रख भी सकते हैं, जैसे फ्रांस में है और वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस में। और ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ अनरिटन है और यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो थर्ड फीचर्स की हम बात करेंगे अब, डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स का डिवीजन होना जरूरी है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। कुछ विषय जो हैं यूनियन लिस्ट में है, जिनको काम पूरा करने का कार्य यूनियन गवर्नमेंट का है। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं और स्टेट लिस्ट में है, उनको पूरा करने का कार्य जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ सिंगल गवर्नमेंट है और सिंगल गवर्नमेंट के पास ही, नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सभी पावर्स है, नो डिवीजन ऑफ पावर्स। तो फोर्थ जो फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों है, इसको भी समझिए। मान लो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई किसी सब्जेक्ट या एक्ट को लेकर के कोई डिसएग्रीमेंट या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ऐसे में इसका निपटारा कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि मुद्दा क्या है, गलती किसकी है? तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वहां से पता चलेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसी को ही सुप्रीम माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ही सुप्रीम माना जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन को ही सुप्रीम रखना जरूरी हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में।
इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहना बहुत जरूरी होता है फेडरल गवर्नमेंट में। और बात करें अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो यहाँ मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जापान के अंदर और वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है, और ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है और वहाँ पर भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है। फिफ्थ है फेडरल गवर्नमेंट का जो फीचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, उसके प्रोविजंस को, उनके एक्ट्स को जल्दी चेंज नहीं, इतनी आसानी से चेंज नहीं हो जाने चाहिए। वो इतने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए अगर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया हुआ है तो। और अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है और फ्लेक्सिबल भी रह सकता है। जैसे रिजिड है फ्रांस के अंदर और फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए, मान लो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो निष्पक्ष रूप से जुडिशरी अपना काम कर सके, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सके, फैसला सुना सके और एक जस्टिस कर सके दोनों के साथ। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना बहुत जरूरी है जजेस का, और उनकी सैलरीज जो हैं, सैलरीज के लिए वो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहे, बल्कि अलग से फंड होता है उसी में से। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इंडिया के की बात करें तो, लेकिन अब अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे बल्कि एक नॉर्मली बात कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है। तो अब बात करें अगर फेडरल गवर्नमेंट के सेवंथ फीचर की, वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि जो बात करें थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें दो सदन हैं, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा में बैठते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो जिस भी स्टेट से आते हैं वो उस स्टेट को, अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यों का, अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक सदन होता है, राज्यसभा। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में तो सिंगल गवर्नमेंट है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ऐसे में अगर वो चाहें, कंपलसरी नहीं है, मे बी बाइकैमरल, जैसे ब्रिटेन में दो सदन हैं, और यूनिकैमरल एक सदन है चाइना में। ठीक है। तो ये थे फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स कंपैरेटिवली फॉर्म में। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फेडरल सिस्टम को, तो सबसे पहले फेडरेशन वर्ड को समझो, टर्म को समझो, उसका मीनिंग समझो, और फेडरेशन बनाए कैसे जाते हैं उसको समझो। और ये फेडरेशन वर्ड आया कहाँ से? तो फेडरेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फोइडस से आया। फोइडस का मतलब होता है ट्रीटी और एन एग्रीमेंट, एक सहमति। तो फेडरेशन का जो मीनिंग है वो भी यही है
लेकिन फेडरेशन जो है ये एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम है जो छोटे छोटे मिलिट्रीली वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टेट्स होते हैं वो कई बार आपस में मिलकर इंडिपेंडेंटली एक ट्रीटी साइन करके एक स्ट्रॉन्ग जब यूनियन का निर्माण कर देते हैं, वो इकट्ठे मिलकर एक होकर एक स्ट्रॉन्ग यूनियन का जब निर्माण करते हैं तो उससे फेडरेशन बन जाता है, एक पावरफुल न्यू स्टेट का निर्माण हो जाता है जिसे फेडरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो समझो कि ये वेरियस यूनिट्स यानी स्टेट्स, उनको और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे यूएस में स्टेट्स के नाम से, स्विट्जरलैंड में कैंटन्स, कनाडा में प्रोविंसेस, रशिया में रिपब्लिक्स के नाम से जाना जाता है। मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है। रिपब्लिक्स यानी वही स्टेट, जैसे इंडिया में स्टेट वर्ड यूज किया जाता है प्रांत के लिए, राज्य के लिए। तो जब ये छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर आपस में इंडिपेंडेंटली ट्रीटी साइन करके एक बड़े यूनियन, बिग एंड पावरफुल यूनियन का निर्माण करते हैं, तब फेडरेशन का निर्माण हो जाता है। तो ये जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन कैसे बनता है? फेडरेशन बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन के द्वारा मिलकर भी बनाया जाता है फेडरेशन, और कई बार जब एक बहुत बड़ी स्टेट, एक बड़ा यूनिटरी गवर्नमेंट जब रीजनल इंटरेस्ट को देखते हुए स्टेट को कुछ ऑटोनॉमी, कुछ पावर्स दे देती है, तब वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं या स्टेट्स भी बनाती हैं, तो वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करती है, बांटती है अलग अलग स्टेट्स में, तब उसको भी फेडरेशन ही कहा जाता है। फेडरेशन यानी जब स्टेट एंड सेंटर के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। जैसे इंटीग्रेशन मेथड से जैसे एग्जांपल यूएसए का लिया जाता है। यूएसए में क्या हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद 13 स्टेट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड मिलिटरीली वीक 13 स्टेट्स जब आपस में एक हो जाती हैं और एक स्ट्रॉन्ग यूनियन का निर्माण करती हैं, तब यूएसए का निर्माण होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो फेडरेशन बना, यूएस फेडरेशन जो बना, वो इंटीग्रेशन के द्वारा बना। और डिसइंटीग्रेशन के द्वारा कैसे यूनियन बनता है, फेडरेशन बनता है? जैसे कैनेडियन फेडरेशन, डिसइंटीग्रेशन मेथड के द्वारा जो फेडरेशन बनता है, तो कनाडा का एग्जांपल लिया जाता है। तो कैनेडियन फेडरेशन जो बना वो डिसइंटीग्रेशन के द्वारा बना। कनाडा जो कि एक बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनिटरी गवर्नमेंट स्टेट था, यूनिटरी स्टेट हुआ करता था, उसने रीजनल अथॉरिटी को, रीजनल इंटरेस्ट को देखते हुए अलग अलग स्टेट बनाई और उसको संभालने के लिए, स्टेट्स को संभालने के लिए, प्रोविंसेस को संभालने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बनाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई। तो जब ये अलग अलग स्टेट्स में बांट दिए गया तो ये फेडरेशन बन गया। यहाँ यूनियन गवर्नमेंट ने भी कार्य किया और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो यहाँ यूनियन के द्वारा ऑटोनॉमी दी गई, स्टेट्स को कुछ पावर्स दी गई, तो यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ, तो ये फेडरेशन बना डिसइंटीग्रेशन मेथड के द्वारा। तो अब बात करेंगे इंडिया की, कि इंडिया में कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, कौन सी गवर्नमेंट अपनाई गई है, कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो बता दें आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन सेट किया गया है
तो इंडिया के में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर है। हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता थे, उन्होंने दो कारणों से इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया जो कि एक तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो ऐसे में अगर सारी पावर यूनियन को दे दी जाए, नेशनल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो क्या केवल और केवल नेशनल गवर्नमेंट इतने बड़े देश को मैनेज कर लेंगी, संभाल लेंगी और एफिशिएंटली गवर्नेंस कर लेगी और डेवलपमेंट कर लेगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए लार्ज साइज ऑफ इंडिया, इंडिया के लार्ज साइज को देखते हुए हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। ठीक है, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन है इंडिया की सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत जो कि इतना विविधताओं भरा देश है, जहां थोड़ी दूरी पर चलते ही यहाँ की हवा, पानी, लोगों का रंग रूप सब बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, रहना सहना खाना पीना बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, कपड़े वेशभूषा बदल जाती है। तो ऐसे में इतना विविधताओं भरा जो देश है इंडिया, उसको केवल और केवल नेशनल गवर्नमेंट अपनी केवल और केवल एक ही लैंग्वेज के द्वारा, ऑफिशियल लैंग्वेज के द्वारा कैसे मैनेज करती। तो ऐसे में यहां पर इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाना कंपलसरी हो गया था। इंडिया की सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को देखकर इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाना बहुत ही जरूरी हो गया था। तो ऐसे में कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, अलग अलग स्टेट्स बनाई गई, और कुछ पावर सेंटर को दी गई, नेशनल गवर्नमेंट को दी गई, ताकि जो कार्य है वो एफिशिएंटली हो सके और जो गुड गवर्नेंस हो सके, एफिशिएंट गवर्नेंस हो सके, और देश की एकता व अखंडता, नेशनल यूनिटी को भी बरकरार रखा जा सके। तो इन सब बातों को देखते हुए इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया गया। ठीक है, स्टेट्स को कुछ रीजनल ऑटोनॉमी दी गई, कुछ आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता, स्वायत्तता दी गई, स्वतंत्रता नहीं, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। तो ये हमने समझ लिया कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। लेकिन आपको बता दें, हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज ही नहीं हुआ या फेडरल वर्ड यूज ही नहीं हुआ, फिर भी इंडिया फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो इसको समझिए। अब हमारे आर्टिकल 1 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म को यूज किया गया है, जबकि यूज क्या होना चाहिए था? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज होना चाहिए था, लेकिन फेडरेशन वर्ड यूज ना करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड और टर्म को यूज किया गया। तो इसका जवाब देते हुए हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अंदर इसका आंसर दिया। तो उन्होंने बताया कि फेडरेशन की जगह इंडियन फेडरेशन के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, यह दर्शाने के लिए कि जो इंडियन फेडरेशन है, जो भारत है, वो स्टेट्स द्वारा आपस में, स्टेट्स का एग्रीमेंट के बाद नहीं बनाया गया। इंडियन फेडरेशन स्टेट्स
ये एग्रीमेंट के बाद नहीं बनाया गया, बल्कि यूनियन ने डिसइंटीग्रेशन के द्वारा अलग अलग स्टेट्स बनाई हैं, न कि स्टेट्स ने सेंटर बनाया, सेंटर ने स्टेट्स बनाई अलग अलग। तो ये बताने के लिए। और दूसरा, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede, कि इंडियन फेडरेशन में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको यह अधिकार नहीं मिला कि वो इंडियन फेडरेशन को छोड़ सके और इंडियन फेडरेशन से बाहर जा सके। नहीं, इंडियन फेडरेशन में यूनियन वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये यूनियन है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि फेडरेशन को तोड़ा जा सकता है। फेडरेशन डिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल रहता है। इसलिए यही बताने के लिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म को ऐड किया। ठीक है, तो आपको बता दें, जो इंडियन फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। वो कैसे, समझिए। कनाडा में ज्यादा पावर सेंटर को दी गई है, सेंटर के पास ज्यादा पावर रहती है, तो वहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रोंग है, उसके पास ज्यादा पावर्स हैं। उसी तरीके से इंडिया का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा है, और वो भी, उसका भी, इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेकेंडली, जो फॉर्मेशन है, कनेडियन जो मॉडल है, कनेडियन जो फेडरेशन है, वो डिसइंटीग्रेशन के द्वारा बनाया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स बनाई, ऐसे ही इंडिया में हुआ, इंडियन फेडरेशन बना। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स बनाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई और स्टेट्स को पावर दी। तो यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेशन के द्वारा ही इंडियन फेडरेशन बनाई गई। जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया यूनियन, वैसे ही कैनेडियन मॉडल में, कैनेडियन फेडरेशन में भी जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूनियन वर्ड यूज किया जाता है, यूनियन टर्म यूज की जाती है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब जो ज्यादा पावर है वो सेंटर को दी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी और कैनेडियन फेडरेशन में भी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स हमने जान लिए हैं कंपैरेटिव वे में। अब हम बात करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में कि इंडिया में कैसी व्यवस्था है। ये तो हमने जान लिया कि फेडरल व्यवस्था है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के अपनाए गए हैं, तो कुछ यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम के भी फीचर्स अपनाए गए हैं। तो बारी बारी से बात करेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स हैं और क्या यूनिटरी फीचर्स अपनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो दोबारा से कि फेडरल फीचर्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से कंपलसरी होते हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में डुअल पॉलिटी होती है, तो सरकारें काम करती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है। डिवीजन ऑफ पावर्स को बांट दिया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में, ताकि किसी भी विवाद पर, जब विवाद हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में, तो ऐसे में
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ही सर्वमान्य होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई बातें ही सर्वमान्य होती हैं, उन्हीं के हिसाब से ही फैसला होता है, समाधान होता है, सोल्यूशन निकाला जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल भी ना हो कि बार बार उसमें चेंजेस लाए जा सकें और डिवीज़न ऑफ पावर्स को ही मेंटेन नहीं किया जा सके, इसलिए अमेंडमेंट थोड़ी रिजिड होनी चाहिए। आगे बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में। बाइकैमरलिज्म, दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, दो हाउसेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स जो कि फेडरल फीचर्स हैं। डुअल पॉलिटी, हमारे इंडिया में सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट है जिसका काम डिफेंस से रिलेटेड होता है, करेंसी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का होता है। और स्टेट में नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसका कार्य एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये डुअल पॉलिटी, ये फीचर फेडरल फीचर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, भारत में भी डुअल पॉलिटी है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लेंथीएस्ट, पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें प्रीएम्बल 395 आर्टिकल ऐड किए गए थे, विच आर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, ये थे। अब तो आर्टिकल और ज़्यादा बढ़ चुके हैं अमेंडमेंट के द्वारा। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का पर्पस जो था वो यही होता है, फेडरल फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट में भी और इंडियन फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेन यही है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पॉलिटी है, क्या उनकी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्या क्या पावर रहेंगी, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, इन सब के बारे में रिटनली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ताकि किसी भी बात का कॉन्फ्लिक्ट आपस में ना हो, सबको अपना अपना एरिया, अपनी लिमिटेशंस पता हो, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। इसी तरीके से डिवीज़न ऑफ पावर्स जो थर्ड फीचर है सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम का, तो वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से डिवीज़न किया गया है पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में यूनियन लिस्ट के द्वारा। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स को यूनियन गवर्नमेंट को करना होता है और स्टेट लिस्ट में जो जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड एक्ट बनाना, कानून बनाना, लॉ बनाना, वो सब काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा थर्ड एक और लिस्ट बनाई गई है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ और एक्ट प्रिवेल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होगा, इसका मतलब यह है। इसके अलावा रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, अन्य और भी कई प्रकार के जो सब्जेक्ट्स अचानक जो आ जाते हैं या जिनका हमें पता ही नहीं है लेकिन कई बार आ जाते हैं, जैसे कोरोना आ गया, तो कोरोना एक रेजिडुअरी अन्य ऊपर से अचानक आया एक सब्जेक्ट था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही संभाला। टीकाकरण हुआ, बहुत बड़ा टीकाकरण। तो
ये भी ऐसे ऐसे विषय भी, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो विषय होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही संभालने होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी, उसमें भी यही है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है ना जुडिशियरी सुप्रीम है। सबसे सुप्रीम अगर कुछ है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है उसके हिसाब से ही स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को लॉ बनाने होंगे, एक्ट बनाने होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हटकर अगर कोई भी कानून या एक्ट बनाया गया है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा अपनी ऐसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के कानून को इनवैलिड कर सकता है, जब उसको लगे कि ये जो एक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हटकर है या अलग है या उसके विरुद्ध है, तो ऐसे में वो इसको इनवैलिड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनवैलिड कर सकता है जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा। इसके बाद बात आती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है। जब भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होता है तो वो या कुछ अमेंडमेंट लानी होती है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं पास होता वो एक्ट, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 यानी 66% मौके पर जितने भी सदस्य वहाँ प्रेजेंट होते हैं उन प्रेजेंट संख्या में से 66% वोट जब उस एक्ट के लिए मंजूर हो जाते हैं तब वो कानून स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ कानून माना जाएगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी होता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखा जा सके, मेंटेन किया जा सके, और डिवीजन ऑफ पावर स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर को डिवाइड किया गया है वो भी मेंटेन रह सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना बहुत जरूरी है। अमेंडमेंट का जो मेथड है वो थोड़ा रिजिड होना चाहिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, आसानी से चेंजेस नहीं लाए जा सकें। और अगर कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने भी हैं तो एक तो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बिल पास हो, और दूसरा स्टेट से भी 50% स्टेट्स से अप्रूवल लिया जा सके, स्टेट्स की भी मंजूरी हो तब। तो काफ़ी ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिससे कि हमारी जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जजेस को मिला हुआ है, उनका जो कार्यकाल है उसको कम नहीं किया जा सकता। जितना कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से जो जितना टाइम पीरियड फिक्स किया गया है एक जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट के जज का, वो उतना ही रहेगा। और उनकी सैलरीज वगैरह के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता जजेस को। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को बनाया रखा जा सके, और किसी भी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या दो स्टेट्स के बीच में आपस में, स्टेट और स्टेट के बीच में
अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल करने का काम, उसको निपटाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का ही होगा। ऐसा तभी संभव है जब जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगी और जस्टिस करेगी दोनों पार्टियों के बीच में। अब बात आती है 7th फीचर की, बाइकैमरलिज्म। इंडिया में भी 2 सदन हैं पार्लियामेंट की, 2 हाउसेज हैं, नीचे लोकसभा और ऊपर राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वो रिप्रेजेंट करती है इंडियन पीपल को, भारतीय जनता को, और जो ऊपर अपर हाउस होता है राज्यसभा, राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है इंडियन फेडरलिज्म की स्टेट्स को, यानी कि रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, राज्यों को, भारत के राज्यों को का प्रतिनिधित्व करने का काम राज्यसभा करती है। तो ये सब फेडरल फीचर्स हैं। तो अब बात करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। मतलब जैसे आपने ये तो आपको समझ आ गया कि इंडियन फेडरेशन, यानी यहाँ इन फेडरल सिस्टम है, लेकिन यहाँ जो फेडरल सिस्टम है वो अन्य बाकी कंट्रीज के फेडरल सिस्टम से थोड़ा हटकर है, क्योंकि यहाँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी लिए गए हैं। यूनिटरी फीचर यानी सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट, यानी नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी इंडिया में भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, उसके पास करने के लिए यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सभी फीचर्स, वो सभी फीचर्स जो सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो यूनिटरी फीचर्स होंगे एक प्रकार से। तो हम यही इस वीडियो अब समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं जो हमने इंडिया के लिए अपनाए हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को स्ट्रॉन्ग ज्यादा बनाया गया है। तो कैसे? जो डिवीजन ऑफ पावर है, यानी जो पावर जो स्टेट और सेंटर के बीच में बांटी गई हैं, अलग अलग उनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं काम करने के लिए। तो स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट हैं और यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में 100 के करीब सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में 60 के करीब सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ गई। तो सबसे पहले तो सेंटर को ज्यादा, यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट हैं, इसलिए सेंटर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भेदभाव है और सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो लेकिन अगर दोनों के बीच में, दोनों गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा। मतलब नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होगा और वैलिड होगा। इसके अलावा जितने भी रेजिडुअरी जितने भी पावर्स हैं, यानी जितने भी अन्य प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, अलग से कोई सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कोरोना आया, तो ऐसे में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो भी सेंटर को ही दी गई हैं। तो इसलिए जो ये है, ये कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसलिए ये एक यूनिटरी फीचर है। दूसरा है स्टेट नॉट अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है, यानी उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, उनका एरिया बढ़ाया या घटाया जा सकता है, छोटा बड़ा किया जा सकता है और उनका नाम भी चेंज किया जा सकता है स्टेट का, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और वो भी पार्लियामेंट अकेले ही सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ये सब काम कर सकती है। एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम भी चेंज कर सकती है और चाहे तो स्टेट को खत्म भी कर सकती है या एक नई स्टेट भी बना सकती है। तो इसलिए इंडियन फेडरेशन के लिए
एक लाइन यूज की जाती है, एक फ्रेज यूज किया जाता है, वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यानी कि ऐसा यूनियन जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स यानी वो स्टेट जिनको तोड़ा जा सकता है। इंडियन फेडरेशन यानी इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स का यूनियन जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है और स्टेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करता बल्कि वीक करता है। थर्ड जो यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारी इंडियन फेडरेशन की जो स्टेट्स हैं उनको ये राइट नहीं मिला हुआ कि वो एक अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, यानी कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। हमारे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है और वही यूनियन गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ जो यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने हैं, जो अमेंडमेंट करनी है, वो जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, लेस रिजिड है। मतलब जो अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ज्यादा कठोर नहीं है। अकेले ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, बिना किसी स्टेट के हस्तक्षेप के। अकेले ही पार्लियामेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है, सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। फिफ्थ, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। यहां फेडरल फीचर तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा थोड़ा रिजिड होता, अमेंडमेंट प्रोसेस थोड़ा रिजिड होता, कठोर होता है, एक ही दम ही अमेंडमेंट का प्रोसेस। तो फिफ्थ जो यूनिटरी फीचर है वो है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यूएस जैसी कंट्री में, वहां पे भी फेडरल सिस्टम है। वहां क्या होता है कि वहां 50 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स को 2 सीट्स मिली हुई हैं, 2 सीट्स सभी स्टेट्स को मिली हुई हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। सेनेट में यानी अपर हाउस में, अमेरिका का जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, वहां 100 मेंबर्स हैं टोटल, 50 स्टेट्स हैं। तो 50 स्टेट्स, हर स्टेट में से 2 मेंबर सेनेट में बैठते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। हमारे जो यहाँ पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, वहां पर जो सीट का बंटवारा है वो स्टेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। यानी वो स्टेट इनइक्वालिटी है नंबर्स में, किसी किसी स्टेट में तो एक ही सीट मिली हुई है। तो उत्तर प्रदेश जैसी बड़े राज्य में वहां 31 सीट्स भी मिली हुई हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स के जो इमरजेंसी होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी जब लगती है तो स्टेट की पावर्स को छीन लिया जाता है और सेंटर ही स्टेट पर फुल कंट्रोल करता है। और यहाँ जो फेडरल सिस्टम होता है स्टेट का, वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया जाता है यूनिटरी सिस्टम में, और वो भी बिना किसी अमेंडमेंट के ऐसा कर दिया जाता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इसके बाद बारी आती है 7th यूनिटरी फीचर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है सिंगल सिटीजनशिप। यूएस जैसी कंट्री में क्या है, वहां भी फेडरल सिस्टम है और वहां
स्टेट सिटीजनशिप भी होती है और वहाँ नेशनल सिटीजनशिप यानी अमेरिकन सिटीजनशिप भी होती है। लेकिन इंडिया में सिंगल टाइप की सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप यानी इंडियन सिटीजनशिप, नो स्टेट सिटीजनशिप। यहाँ का नागरिक चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो एंजॉय करता है एक ही तरीके का राइट्स। पूरे देश के सभी नागरिक सिर्फ एक ही प्रकार के अधिकारों को एंजॉय करते हैं। इंडियन सिटीजनशिप, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो कि 8th यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जहाँ टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है और नीचे हर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट हैं वो सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज, दोनों लॉज पर काम करते हैं। लेकिन अदर फेडरल कंट्रीज में क्या होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ सेंट्रल लॉज के लिए सेंट्रल जुडिशरी अलग है और स्टेट लॉज को देखने के लिए स्टेट जुडिशरी अलग है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड एक ही तरीके की जुडिशरी है जो सेंट्रल लॉज को भी देखेगी और स्टेट लॉज को भी देखती है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं 9th यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। यूएस जैसी कंट्री में क्या होता है, वहाँ सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी है और स्टेट सिविल सर्विसेज भी है, और इंडिया में भी स्टेट सिविल सर्विसेज भी है और सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी है, पब्लिक सर्विसेज भी है। तो लेकिन इंडिया में एक अलग से ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, आईएएस, आईपीएस जो होते हैं, वो स्टेट के लिए भी काम करते हैं और सेंटर के लिए भी काम करते हैं। और कहीं ना कहीं, और जो इसकी जो रिक्रूटमेंट है या इसकी जो ट्रेनिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंटर देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है, और ऑल इंडिया सर्विसेज कहीं ना कहीं सेंटर को स्ट्रॉन्ग करती है और स्टेट को वीक करती है, और सेंटर को मौका देती है कि कैसे स्टेट पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक यूनिटरी फीचर है जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है। 10th जो है वो है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग होता है, उसका काम होता है कि वो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग करने का काम कैग का होता है। लेकिन अदर कंट्रीज में, यूएस में क्या है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर द स्टेट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने के अकाउंट्स को की ऑडिटिंग करने के लिए अलग से नेशनल लेवल पर ऑडिटर जनरल होता है। लेकिन यहाँ एक ही इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी होती है, और कैग को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टेट के जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं छिन जाती है या वीक होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है फीचर, इसलिए ये यूनिटरी फीचर है। इसके बाद बारी आती है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। ये भी उसी के तरीके से ही है। इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन कमीशन का काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस को करवाना, चुनावों को करवाना। और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है, यानी सेंटर का होता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सेंटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो स्टेट, लेकिन अदर कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज जैसे यूएस में क्या है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अलग अलग हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो स्टेट गवर्नमेंट के चुनावों को देखेगा, और
सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनावों को करवाने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, लेकिन यहाँ पर एक ही तरीके का इलेक्शन कमीशन है और उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद 12th जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नर होता है वो कहीं ना कहीं सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट होता है वो सेंटर का और स्टेट को कंट्रोल करता है। और गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट जब तक चाहे वो उसको उसके पद पर बने रहने देना दे सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं यूएस में क्या होता है, वहां पर इलेक्टेड पर्सन गवर्नर बनता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति गवर्नर बनता है। तो फर्क है दोनों बातों में। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इसके बाद 13 जो है वो है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। यानी कि वैसे तो स्टेट लिस्ट पर काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है तब जब राज्यसभा से बिल पास हो जाए। तो ऐसे में पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड स्टेट सब्जेक्ट्स पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकता है जब राज्यसभा से उसको अनुमति मिल जाती है। 14th जो फीचर है यूनिटरी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। यानी कि गवर्नर को पावर मिली है कि वो स्टेट बिल से रिलेटेड स्टेट बिल्स जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल होते हैं, उनको रिजर्व कर सकता है, वो रोक सकता है प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए। और प्रेसिडेंट भी उस बिल को अपने पास रख सकता है, रोक सकता है, यानी वीटो लगा सकता है। एब्सोल्यूट वीटो का की पावर मिली है प्रेसिडेंट को स्टेट बिल्स पर। तो ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स।